तमिलनाडु में पोंगल के अवसर पर जलीकट्टू खेला गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जलीकट्टू खेल में जो व्यक्ति सांड पर काबू पा लेता है उस पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। तमिलनाडु में जलीकट्टू पर सांडों को एक बंद जगह से छोड़ने की तैयारी है। इस दौरान बाहर खेलने वालों की फौज मुस्तैद खड़ी है। जैसे ही सांड छोड़ा जाता है वो भागते हुए बाहर निकलता है और खिलाड़ी उसे पकड़ने के लिए टूट पड़ते हैं। हालांकि सांड को पकड़ने और उस पर सवारी करने की कई कोशिश नाकाम रही और सांड खिलाड़ियों को कुचलते हुए आगे बढ़ते गए। जलीकट्टू पर असली काम सांड के कुबड़ को पकड़कर उसे रोकना और फिर सींग में कपड़े से बंधे सिक्के को निकालना है। लिहाजा बिगड़ैल और गुस्सैल सांडों को काबू करना आसान नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ियों को असफलता ही हाथ लगी और कई लोग इस दौरान चोटिल भी हो गए। हालांकि परंपरा और रोमांच से जुड़े इस खेल के प्रति खिलाड़ियों और दर्शकों का जुनून गजब का देखा गया। लिहाजा देखिए कैसे इस शख्स सांड की सवारी करने में सफल रहा और वो सांड की पीठ को जकड़कर कुछ दूर तक गया। कई और लोगों ने सांड पर काबू पाया, जैसे इसे देखिए कैसे इस शख्स ने सांड को काबू किया। हालांकि सांड पूरा जोर लगाकर उसके चंगुल से छूटने की कोशिश में था, लेकिन इस शख्स ने सांड की पीठ पर चढ़कर उसे दबोच रखा था। आखिरकार सांड को इस शख्स ने छोड़ दिया, क्योंकि इसने सांड की सींग में कपड़े में बंधे सिक्के को निकाल लिया था। जलीकट्टू का खेल बेहद खतरनाक है, क्योंकि इस कवायद में कई लोगों की जान भी चली जाती है। लिहाजा इसके लिए पहले खिलाड़ियों को विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। तभी तो देखिए कैसे इस सांड को काबू करने की कोशिश के दौरान वो नाचने लगता है और इन लोगों के काबू से बाहर हो जाता है। इतना ही नहीं, वो गोल गोल नाचकर लोगों को दूर फेंकने लगता है। हालांकि इस कोशिश में जो विजयी हुए उनको इनाम भी मिला। अब तो इस खेल में बैटिंग भी होने लगी है, साथ ही इसे देखने विदेशी पर्यटक भी आते हैं। लेकिन कोरोना के चलते इस बार दर्शकों की संख्या सीमित थी। हालांकि कई लोग जलीकट्टू की तुलना स्पेन की बुल फाइटिंग से करते हैं, लेकिन ये खेल स्पेन के खेल से काफी अलग है। इसमें बैलों को मारा नहीं जाता और न बैलों को काबू करने वाला शख्स किसी तरह के अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करता है। हाँ, बैलों को गुस्सैल बनाने के लिए शराब पिलाने की बातें सामने आती रहती हैं। दरअसल प्राचीन तमिल समाज शिव भक्त रहा है। सांड को शिव की सवारी नंदी के तौर पर पूजा जाता है। तमिल समाज की पौराणिक मान्यता के अनुसार सांड को काबू करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने खुद ही मान लिया कि चुनाव में ओवैसी बीजेपी के लिए मददगार है। यह अलग बात है कि साक्षी महाराज जल्द ही अपनी बात से पलट भी गए, लेकिन उनके बयान से विपक्ष के इस आरोप को मजबूती मिली कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। और बंगाल से लेकर यूपी तक ओवैसी की सियासी एंट्री से फायदा बीजेपी को होगा। ओवैसी जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। विवादित बयानों के लिए मशहूर साक्षी महाराज ने खुलकर कहा कि ओवैसी की वजह से बीजेपी को बिहार चुनाव में फायदा हुआ और आगे बंगाल यूपी में भी ओवैसी मददगार होंगे। लेकिन बीजेपी सांसद के इस बयान ने तूल पकड़ लिया और फिर साक्षी महाराज अपनी बात से पलट गए। नकारता हूँ इस बयान को। मेरे से प्रश्न किया गया था कन्नौज में कि ओवैसी अखिलेश यादव से मिलकर के चुनाव लड़ने वाले हैं, आपकी पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मैंने कहा ओवैसी ने बिहार में चुनाव लड़के देख लिया, उनके हैदराबाद में हमारा कमल खिला है, वहां हमने उनको मात दी है। पश्चिम बंगाल में वो लड़ना चाहते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने वाली है। और यहाँ चाहे अखिलेश के साथ मिले, चाहे बुआ के साथ में मिले, चाहे कांग्रेस साथ में मिले, चाहे अकेले लड़े,
भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक ऐसा मंत्र है, इसके आधार पर हमें कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला। हम सबको मात देने वाले हैं। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि वो हमको जिताए, वो बिहार में जिता दिया, हम भी जिताएंगे, उनकी गलती से हमें फायदा हो। हालांकि विरोधी पार्टियों ने हमेशा ओवैसी को बीजेपी की जूनियर टीम कहकर निशाना साधा है। कुछ दिन पहले बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी यही आरोप लगाया था। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। वैसे ओवैसी बीजेपी से सांठगांठ के आरोप को खारिज करते रहे हैं। तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके, तो ये इल्जाम बेबुनियाद है। लेकिन जब साक्षी महाराज ने खुलकर ओवैसी को मददगार बता दिया तो एआईएमआईएम को जवाब देने में मुश्किल हो गई। सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि यूपी में ओवैसी समाजवादी पार्टी पर ही हमलावर है। सरकार थी, उन्होंने 12 मरतबा हमको आने नहीं दिया, 28 मरतबा हमारा परमिशन कैंसिल करने नहीं दिया, तो हमको मौका मिला। बिहार के बाद ओवैसी की नजर बंगाल और यूपी के मुस्लिम वोट बैंक पर है, लेकिन माना जा रहा है कि ओवैसी बंगाल में ममता और यूपी में अखिलेश यादव का खेल खराब कर सकते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। जिसके कैरेक्टर के बारे में मुकदमा चल चुका हो, एफआईआर लिखी जा चुकी, ऐसे शख्स ने इल्जाम लगा दिया ओवैसी साहब के ऊपर, उस पर आप सवाल कर रहे हैं, ताज्जुब है। और वो शख्स जो अपने उसी चैनल पर 10 मिनट भी अपने बयान पे कायम न रह सका, पूरा तो देख लिया करिए। किसी पागल आदमी ने, किसी सनकी आदमी ने, इसलिए कि वो विधायक है, वो एमपी है, कोई बात कह दी, उस पर आप लोग ऐसा सवाल करते हैं। ओवैसी की कोशिश भारत में मुसलमानों के बड़े नेता के तौर पर उभरने की है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या उनकी सियासत विपक्ष को कमजोर और बीजेपी को मजबूत करेगी? दिल्ली में नई संसद का काम शुरू हो गया। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संसद भवन की नई बिल्डिंग बनाने का काम आज से शुरू हुआ। पिछले महीने पीएम मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादियों से पहले नोटिस प्रकाशित करने को गलत माना है। कोर्ट ने कहा कि शादी कर रहे लोग नहीं चाहते तो उनका ब्यौरा सार्वजनिक न किया जाए। यूपी की सियासत में ओवैसी की एंट्री पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने माना कि इससे बीजेपी की मदद होगी। साक्षी महाराज के मुताबिक ओवैसी ने बिहार में बीजेपी की मदद की थी, हालांकि बाद में साक्षी महाराज अपने बयान से पलट गए। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को गिरफ्तार कर लिया है। समीर खान से एनसीबी ने पहले लंबी पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का 22 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और सफदरजंग में पारा 2 डिग्री तक गिर गया। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार भी थम गई। गुरुवार को शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 91.84 अंक चढ़कर 49,584 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी मामूली बढ़त देखने को मिली, जो 30.70 अंक ऊपर चढ़कर 14,595 पर बंद हुआ। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पोंगल मनाने पहुंचे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत की और तमिल भाषा संस्कृति पर कथित हमले को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया। वहीं जेपी नड्डा ने इस बार भी राज्य में जीत के दावे किए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने जल्लीकट्टू देखने के बाद बीजेपी पर हमला बोला और राज्य में कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव की ताल ठोक दी। राहुल ने बिना किसी का नाम लिए बीजेपी पर हमला किया और कहा कि वो यहां उन लोगों को संदेश देने आए हैं जो सोचते हैं कि वो तमिल लोगों की भाषा और संस्कृति के साथ कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने किसानों का मुद्दा भी उठाया। दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पोंगल का जश्न मनाने के दौरान दावा किया कि राज्य में फिर एआईएडीएमके और बीजेपी की सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। दरअसल तमिलनाडु में जयललिता की मौत के बाद पहला चुनाव है जिसमें डीएमके दोनों का राष्ट्रीय दलों के साथ गठबंधन है। एआईएडीएमके बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी तो डीएमके कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। You are suppressing the farmers. You are helping handful of businesses. When Corona comes, you are not helping the common man. You are not supporting the common man. Whose Prime Minister are you? Are you the Prime Minister of the people of India or are you the Prime Minister of two?
Yojana for the poor to having a house, and Prime Minister Modi has said that nobody in the country will remain without a pakka chat, a pakka ghar will be given. Here in Tamil Nadu, PM Awas Yojana, 5,36,000 houses have been constructed. That is open. 12 smart cities are coming in Tamil Nadu. The same way, the railways, 20,000 crore are allocated. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी चेन्नई पहुंचे और पोंगल समारोह में हिस्सा लिया। पोंगल के मौके पर आरएसएस प्रमुख ने पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने गौ पूजा भी की। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार की धार्मिक अहमियत है। इसे विवाह और नए कारोबार के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे मौके पर मोहन भागवत का चेन्नई में पूजा अर्चना करना सियासी वजहों से भी अहम माना जा रहा है। धोती पहने और विभूति कुमकुम लगाए मोहन भागवत चेन्नई के कादुमड़ी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पोंगल के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पोंगल के मौके पर आरएसएस प्रमुख ने पूजा अर्चना की और गौ पूजा भी की। आरएसएस प्रमुख इस दौरान एक स्वयंसेवक के घर भी गए, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमारा कुटुंब, ब्लड रिलेशन, ये एक बात है। जब हम परिवार कहते हैं तो परिसर में जो कुछ है, जो हमारा काम करते हैं, हमारे लिए उपकारक होते हैं, हमारे मित्र बनकर हमारे जीवन को चलाते हैं, सबको मिलना, सबको शुभ चिंतन देना और टक्करे पोंगल खाना, वो मीठा है। सबके साथ मधुर संबंध होना चाहिए, मधुर भाषा होनी चाहिए। भाषा कटु रही तो झगड़ा होगा, झगड़ा नहीं करना है। रेप के आरोप का सामना कर रहे महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। मुंडे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। इसके बाद शरद पवार ने कहा है कि धनंजय मुंडे पर जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं और पार्टी उनके बारे में कार्रवाई पर जल्द फैसला लेगी। लेकिन इससे पहले धनंजय मुंडे एनसीपी दफ्तर पहुंचे और अपने काम में बिजी दिखे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे पर लगे रेप के आरोपों पर पार्टी प्रमुख शरद पवार का बयान आया है। शरद पवार का कहना है कि मुंडे पर जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं, उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा, पार्टी में जल्द ही उस पर विचार होगा। धनंजय मुंडेंच्या संबंधित धनंजय मुंडे काल मला स्वतः भेटले आणि मला भेटून एकंदर त्यांच्या संबंधीची जी काही आरोपाची किंवा जी स्थिती आहे याची सविस्तर माहिती त्यांनी मला दिली। उधर मुंडे ने बताया कि उन पर लगे आरोप के सिलसिले में उन्होंने शरद पवार और पार्टी के सामने अपनी सफाई पेश की है। पार्टी और शरद पवार जो फैसला करेंगे वो उसे मानेंगे। काल सकाळी साहेबांची वेळ घेऊन इतंभूत साहेबांना सविस्तर माहिती दिलेली आहे आणि माझं व्यक्तिगत जे म्हणणं आहे ते स्वतः सर्व प्रसार माध्यमांना या ठिकाणी दिलेलं आहे। दरअसल धनंजय मुंडे पर एक सिंगर ने सालों तक यौन उत्पीड़न और बलात्कार करने का आरोप लगाया और ओशिवारा थाने में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि इसके बाद मुंडे ने एक बयान जारी करके कहा कि शिकायत करने वाली महिला की बड़ी बहन के साथ उनके आपसी सहमति से संबंध है। उन्होंने कहा कि इस बारे में उनके परिवार को भी पता है, लेकिन अब उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। पीठ तब आया जब बीजेपी नेता और पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े ने शिकायतकर्ता महिला पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये महिला इसी तरह लोगों को फंसाती है और कुछ सालों पहले इस महिला ने उन्हें भी हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गए। एक दो कार्यक्रम में वो मुझे मिली, तभी भी उसने मुझे वही पूछा कि कृष्णा जी आप मुझे घास नहीं डाल रहे हो। तो मैंने उसे कहा कि भाई मुझे तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अभी मुझे उनका नाम भी नहीं लेना था, ना मुझे ये प्रकरण बाहर निकालनी थी, उसके लिए मैं इतने साल चुप था। लेकिन अभी जब धनंजय मुंडे का जो प्रकरण आया और बहुत सीरियस एलिगेशंस उसने लगाए तो मुझे लगा कि कल मैं हो सकता था, आज धनंजय मुंडे है और परसों दूसरा कोई होगा, तो मुझे जनता के सामने आकर ये बात मेरी रखनी चाहिए।
हालांकि पीड़िता ने इसके उलट धनंजय मुंडे पर साल 2006 से यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। साथ ही दावा है कि बॉलीवुड में मौका दिलाने के नाम पर जबरदस्ती पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। इतना ही नहीं, पीड़िता के वकील का दावा है कि कुछ लोग पीड़िता को धमकी दे रहे हैं और उन्हें बदनाम करने में जुटे हैं। इनडायरेक्टली हमारे ऑफिस में भी फोन आ रहा है कि हमारे क्लाइंट के खिलाफ कुछ लोगों को खड़ा करके झूठा केस करके उसकी इमेज को टर्निश किया जाएगा और उसके ऊपर दबाव बनाया जाएगा। इसलिए आप मीडिया के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है। अभी मैं पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूं कि उन्होंने ऐसा हमारे क्लाइंट के खिलाफ एलिगेशन किया है। अभी मैं मुझे अभी तक ना तो मुझे पुलिस का सम्मन्स आया है, ना तो मैं कंप्लेंट देखा हूं। जैसे ही मैं उसको देखूंगा और मुझे भी जानकारी मिली मेरे क्लाइंट से बात करने के बाद, उसका इंस्ट्रक्शन लेने के बाद, उसमें मैं जो भी लीगल स्टेप्स होगा मैं इमीडिएटली लूंगा। अब सवाल है कि मुंडे के मामले में पीड़िता झूठी है या खुद मुंडे बचने के लिए हथकंडे अपनाने में जुटे हैं। चाहे जो हो, पर मुंडे के माथे पर शिकन साफ देखी जा रही है, क्योंकि विपक्ष उनकी कुर्सी लिए बगैर मानने वाला नहीं दिख रहा। इधर यूपी के मुरादाबाद में जिला अस्पताल की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। अस्पताल के वार्ड में जो बेड मरीजों के लिए है, वहां पर कुत्ते आराम करते हुए नजर आए। बद इंतजामी की ऐसी तस्वीर सामने आने के बाद जिला अस्पताल के प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड के बेड पर कुत्तों का मौजूद होना ये साफ दिखाता है कि सफाई कर्मचारी और अधिकारी इलाज को लेकर या साफ सफाई को लेकर कितना गंभीर है। अस्पताल के गलियारों में भी कुत्ते घूमते हुए नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि एक कर्मचारी ने यह सब कुछ देखकर अनदेखा कर दिया। हालांकि इस बद इंतजामी से यहां जो मरीज आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, उन्हें परेशान होना पड़ता है। की लाइन लगी रहती है, वो यहाँ तक आए और रोटी भी नहीं खाना देते, और मतलब ये खाना खाने वाले पेशेंटों को भी परेशान करते हैं। तो वार्ड के अंदर भी आ जाते हैं? जी हाँ, वार्ड के अंदर आती है, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। कुत्ते आ जाते हैं, कोई है ही नहीं सुविधा। वॉचमैन भी बैठे रहते हैं गेट पर, मारते नहीं उन्हें, रोकते नहीं, कोई रोक है ही नहीं उन्हें। कोई स्टाफ वाले भी कहते हैं तो कोई सुविधा होती नहीं। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक महोदय को तत्काल इसे दिखवाने और जिम्मेदार व्यक्ति से स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु कहा। उसकी जो भी कार्रवाई होगी वो उसके अगेंस्ट की जाएगी, जिम्मेदार आदमी के अगेंस्ट। ये अत्यंत ही गलत बात है कि हमारे चिकित्सालय में कुत्ते वार्ड के अंदर घुसते हुए पाए गए हैं। इसमें प्रमुखता से कार्रवाई की। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स के जवानों ने रिहर्सल की। ब्लैक ड्रेस में एनएसजी के जवानों ने विजय चौक और राजपथ पर मॉक ड्रिल किया। इस दौरान सेना की गाड़ी पर सवार जवान चुस्त और मुस्तैद नजर आए। हथियारों के साथ परेड की रिहर्सल करते हुए जवानों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल के चलते इस साल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडो गणतंत्र दिवस में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे। हमारे नॉर्मल शेड्यूल से कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। नॉर्मली वी इन आवर डेली लाइफ वी गेट अप एट 4, सो द सेम थिंग, एकदम उसी सेम टाइम में उठते हैं। एंड एट अबाउट अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज हम यहाँ आ चुके थे हमारी प्रैक्टिस के लिए। हम अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस 4 से 5 घंटे की करते हैं। हमारे पास हमारा पैक ब्रेकफास्ट होता है जो कि हम अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे, एंड बस उसी में एक ब्रेक करते हैं एंड उसके बाद अगेन अपनी सेकेंड हाफ की प्रैक्टिस शुरू करते हैं और जो भी करेक्शन ड्रिल्स होती है वो करके चले जाते हैं। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किसान आंदोलन के 50वें दिन क्या है उस जगह की तस्वीर जहां पर किसान अब भी